साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। वादे के तहत जो हमने कल किया था कि एक बार फिर हम कांग्रेस के अधिवेशन पर ही अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। आज हम फिर कांग्रेस अधिवेशन पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारा आज का विषय है कांग्रेस, इतिहास के संग वर्तमान से जंग। कांग्रेस के देश भर के 2000 से अधिक प्रतिनिधि 2 दिन से अहमदाबाद में जुटे हैं। कांग्रेस जिसके पास एक गौरवशाली इतिहास है, वर्तमान धूल धूसरित है और भविष्य को लेकर उम्मीद जगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, ऐसे परिवेश में कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती है, गुजरात को संदेश देना चाहती है और देश की जनता को संदेश देना चाहती है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस अधिवेशन के माध्यम से भविष्य को लेकर उम्मीद जगाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी तादाद में कांग्रेसियों का जमघट के साथ 2 दिवसीय मंथन के बाद क्या देश को कोई संदेश गया है, ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी, उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने बयानों को ही दोहराया। राहुल गांधी एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की बात करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के संदर्भ में सांप्रदायिक राजनीति को लेकर मुद्दे को उठाते दिखाई दिए। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है तो खड़गे गांधी की ओर, सरदार की ओर और अपने सिद्धांतों की ओर लौटने की बात कहते हुए दिखाई दिए। इस बात पर भाजपा और केंद्र सरकार से नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए कि यह लोग जब नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं बोलने देते हैं तो आम आदमी को कहां बोलने देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कांग्रेस के संदर्भ में वो कांग्रेस आज सफलता के लिए इस कदर तरसती हुई दिखाई क्यों देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया था, पर जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद का, अर्थात कांग्रेस के सांसद वरिष्ठ नेता शशि थरूर, वो खुद भी तो पीड़ा जता रहे थे कि मुझे संसद में बोलने का मौका पार्टी के स्तर पर नहीं दिया था। वो शशि थरूर लेकिन इस अधिवेशन को संबोधित कर पाए और शशि थरूर ने यह बात कही कि कांग्रेस को अपने खोए हुए मतदाताओं और समर्थकों को वापस हासिल करना होगा। पिछले 3 चुनाव में हमने जिनको खोया है, हमें उनके प्रति वापस लौटने की योजना बनानी होगी और 19-20% जो कुल मत हमें मिल रहे हैं उससे आगे बढ़ना होगा। राहुल गांधी एक और महत्वपूर्ण बात इस दौरान किए थे जिस पर हमें आज बात करनी है। राहुल गांधी का कहना यह था कि हम मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण में उलझे रह गए और ओबीसी हमसे दूर हो गया, हमें ओबीसी को वापस अपने साथ जोड़ना है। तो कुल मिलाकर इतने सारे मंथन है, इस मंथन पर बात करने की जरूरत है तो बात करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा को समृद्ध करने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराया, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो कांग्रेस ने आज जो अपना ये अधिवेशन रखा था उसके अंतर्गत एक स्लोगन दिया था, न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। और हमारा विचार सूत्र इसी को व्यक्त करता है। इतिहास के पन्नों में एक महानायक हुआ, नाम है उसका नेपोलियन बोनापार्ट, जो कहा करता था उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। उसने ये कहा था कि धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक अपराजेय संयोजन बनाते हैं। मतलब आपको धैर्य चाहिए, आपको दृढ़ता चाहिए, संकल्प चाहिए और साथ साथ जबरदस्त मेहनत चाहिए, पसीने से, मेहनत से। जब ये सब मिलते हैं तब जाकर सफलता के संदर्भ में आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। क्या कांग्रेस इन तीनों कसौटी पर खरी उतरती है? सवाल है। इस सवाल को जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान है जिस कांग्रेस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। उस कांग्रेस के विचारवान साथी हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी मौजूद है। जिस भाजपा को पराजित करने का मंसूबा कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, खड़गे जी का है, उस भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है। जब भी ऐसे विषय होते हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी को हम बड़ी उम्मीद के साथ याद करते हैं। वो हमें निराश भी नहीं करते हैं, वो हमारे साथ है। एक बार फिर वंचित वर्ग के संदर्भ में मजबूती से खड़ी होने का संकल्प राहुल गांधी ने दोहराया है। वक्फ बिल को लेकर तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। हमारे साथ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब मौजूद हैं। कांग्रेस इस बात को लेकर कटघरे में खड़ा की जाती है
कि उसने अल्पसंख्यक तुष्टि करने की नीति से इस देश का बड़ा नुकसान किया। अतीकुर रहमान साहब क्या सोचते हैं, समझेंगे उनसे। और इन सब के बीच तटस्थ राय देने के लिए, बेबाक राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। 10 सूत्र के प्रधान संपादक हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, वह हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से करेंगे, पर 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमें कांग्रेस के संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाने में मददगार रहेंगे। सुनिए 2 बयान। लज्जा की बात है, एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करेंगे? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी, जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे कि 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां? तो कुल मिलाकर वापस जाति आधारित जनगणना, 2000 लोगों का अहमदाबाद में जमावड़ा, केवल इतने के लिए था कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और जिस काम को 55 साल राज करने के दौरान नहीं किया गया, वो 11 साल में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी सोचते हैं देश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। जिस जाति आधारित जनगणना को राहुल गांधी के पूर्वजों ने कभी ना सुधारा, उसके लिए वो नरेंद्र मोदी और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर मान रहे हैं कि कमाल कर देंगे। ऐसा कमाल कैसे कर लेते हैं आप लोग? शैलेश जी थोड़ा बताइए ना, क्या संदेश मिला है आपको अहमदाबाद से? हम भी तो समझे। हिमांशु जी, जिस संविधान की प्रतियां रामलीला मैदान में महात्मा गांधी, नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर के पुतलों के साथ भाजपा के पूर्वजों ने जलाई थी, वे आज उसी संविधान के तहत शासन कर रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हुए नहीं थकते। परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदली हैं। कांग्रेस ने देश के राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी उस समय जब आरएसएस के लोग अपने आप को आजादी की लड़ाई से दूर रखे हुए थे, भगत सिंह के बलिदान को जो गलत ठहराते थे। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस अधिवेशन में हमने संकल्प लिया है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस के अधिवेशनों ने भारत को गढ़ा है। 1930 में लाहौर में रावी के तट पर हुए अधिवेशन में संपूर्ण आजादी के लक्ष्य को घोषित किया गया था। 1942 में गांधी जी सहित पूरी कांग्रेस कार्य समिति गिरफ्तार हो गई थी। अरुणा आसफ अली ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश किया था। अहमदाबाद अधिवेशन भी देश के भविष्य को गढ़ने का काम करेगा। भाजपा के राष्ट्रवाद और कांग्रेस के राष्ट्रवाद के अंतर को हमने सामने रखने का फैसला किया है। श्री सचिन पायलट, जो संयोग से छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा रखे गए न्याय पथ के प्रस्ताव में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांग्रेस के नेताओं ने देश की अखंडता के लिए छाती पर गोलियां खाई। यह कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद देश को जोड़ने का राष्ट्रवाद है, भाजपा का राष्ट्रवाद देश को तोड़ने का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद अनेकता में एकता का राष्ट्रवाद है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का राष्ट्रवाद है। हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1948 में जयपुर अधिवेशन में कही गई बात को भी सामने रखा है कि कांग्रेस की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा।
1948 में ही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध भी लगाया था गांधी जी की हत्या के बाद। तो ये कांग्रेस का आगे का रास्ता है। नफरत, नकारात्मकता, निराशा के वातावरण से निकालकर अब हम संघर्ष करेंगे और न्याय के रास्ते पर, न्याय पथ पर देश को चलाने के लिए थोड़े 2-3 छोटे छोटे बिंदुओं पर और प्रकाश दे दिए। ये हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में उलझे रह गए, ओबीसी हमसे दूर हो गया। राहुल गांधी की वेदना है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी थोड़ा बताएंगे ओबीसी क्यों दूर हो गया? एक। दूसरा, राहुल गांधी कह रहे हैं हमने 42% आरक्षण कर दिया है तेलंगाना में, पूरे देश में 50% को भी खत्म कर देंगे और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लाकर रहेंगे। आपको लगता है आपके ये दावे, आपके ये वादे लोगों के बीच में आपको पुनर्स्थापित कर देंगे, या जो तुष्टीकरण के आरोप अतीत में आपके पास रहे, आप लोगों से दूरी बनाने के लिए और अधिक तत्पर हो जाएंगे? हिमांशु जी, निश्चित रूप से जो अन्य पिछड़ा वर्ग की बात राहुल गांधी जी ने की, वह सारे राष्ट्र के समग्र संदर्भ में की है। और अगर हम, कोई वर्ग हमारे साथ था और हमसे किसी कारण से कुछ अलग हुआ है, तो उसे साथ लेने के तरीकों पर कांग्रेस का एक सुनिश्चित रणनीति पर यह संकल्प आया है। जहां तक आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस आगे कैसे चलेगी, इस बारे में तो अधिवेशन में विस्तार से चर्चा हुई और पूरे अधिवेशन का केंद्र बिंदु रहा श्री सचिन पायलट द्वारा रखा गया न्याय पथ का प्रस्ताव। तो न्याय पथ के प्रस्ताव पर मोहित है शैलेश नितिन त्रिवेदी। वीरेंद्र चौहान जी की कुर्सी कितनी हिलने लगी है, मेरी ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है। अहमदाबाद से आवाज इस कदर गूंज रही है, शैलेश नितिन त्रिवेदी बता रहे हैं कि भाजपा की विदाई अब तय हो गई है। कितना घबरा गए वीरेंद्र सिंह चौहान जी आप? देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है कि गिद्धों की कामना से गांव पूरे का पूरा एक साथ नहीं मरा करता, सबके सब नहीं मर जाया करते। कांग्रेस की कामना से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज भारतीय जनता पार्टी, उसका विचार, उसकी लीडरशिप की सोच, वो भारत की आधारभूत परंपराओं की प्रतीक है। भारत की अस्मिता और भारत की जो हजारों वर्ष पुरानी चिंतन धारा है, उसकी प्रतीक, परिचायक और प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई ये सपना देख रहा है कि उसे समाप्त किया जा सकता है, तो हम कहेंगे मिट गए मिटाने वाले, और मिट जाएंगे, खुद मिट जाएंगे, हमको मिटा करके अपना अस्तित्व बनाने वाले। कांग्रेस पार्टी, आपने शुरू में कहा कि वो इतिहास में न जाने क्या कर रही है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी वो अहमदाबाद में खड़ी हो, वो संसद में सोई पड़ी हो, कांग्रेस पार्टी आज इतिहास के पन्नों में दफन होने के लिए खुद ब खुद लालायित दिखाई देती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। बात करती पार्टी की बात न्याय की करती है, और हिंदुओं के लिए एक कानून बनाती है कि कोई धर्मस्थल 90 के बाद उसकी स्थिति बदली नहीं जाएगी। हमारा कोई मंदिर, हमारा कोई मठ, हमारा कोई धर्मस्थान अगर उस पर कब्जा हो रखा है और ये बात साबित हो जाती है, हिंदू उस पर दावा नहीं ठोकेंगे। और वही कांग्रेस पार्टी फिर वक्फ के कानून में संशोधन करके ऐसी ड्रैकोनियन ताकतें वक्फ को दे देती है, इस्लाम परस्ती में मुस्लिम तुष्टीकरण की डगर पर चलते हुए, कि अगर वक्फ के लोग आकर के हिमांशु जी के कंधे पर हाथ रख दें, सिर पर हाथ रख दें, तो एक बारगी आपके शरीर का ढांचा भी, आपका अंग प्रत्यंग, वो सारा वक्फ का हो जाए। तो ये कौन सी कांग्रेस पार्टी है साहब? न्याय करने वाली है या अन्याय की परिचायक है? कांग्रेस पार्टी मूलतः जैसे उसका जन्म हुआ, जहां से कांग्रेस पार्टी आज भी वहीं कायम है। कांग्रेस का जन्म हुआ था भारत के लोगों को गुमराह करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जब बनाई तो अंग्रेजों ने बनाई, कांग्रेस पार्टी जब बनी अंग्रेजों के लिए बनाई गई,
और घोषित तौर पर कहा गया। अच्छा, एक बार बताओ वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कितने गंभीर किस्म के आक्षेप आपने लगा दिए। आपके सम्माननीय नेता महात्मा गांधी की सराहना करते नहीं थकते, और सरदार पटेल को तो आप सही मायनों में अपने रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं, और जिस कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने अपने आप को देश की जनता के बीच स्थापित किया, उस कांग्रेस के लिए आप ये शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। वस्तुतः आप चाहते क्या है? कांग्रेस के लिए जो शब्दावली प्रयोग कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं कांग्रेस के लिए जो शब्दावली प्रयोग कर रहा हूं वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित बातें हैं। कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेजों ने उसकी भूमिका बनाई। अंग्रेज उसके अनेक अध्यक्ष रहे और कांग्रेस ने कई दशक तक देश की संपूर्ण आजादी की कामना तक नहीं की। हां, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक समय आया जब कांग्रेस आजादी के आंदोलन का पर्याय बनी, लेकिन हम जब महात्मा गांधी या सरदार पटेल के सद्गुणों को सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, तो ऐतिहासिक भूलें इन लोगों से भी हुई होंगी। सारा देश जानता है, ये भगत सिंह का नाम लेने वाले यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पता नहीं किस मुंह से ले रहे हैं। सारा देश जानता है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, अगर पंडित नेहरू चाहते, अगर महात्मा जी तसल्ली से चाहते, तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुक सकती थी। ये लोग अगर मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे न हुए होते तो भारत की भूमिका, भारत माता का विभाजन होता ही नहीं। इन्होंने भारत का विभाजन स्वीकार किया, और महात्मा गांधी किस हद तक मुस्लिम तुष्टीकरण और पाकिस्तान परस्ती में एक स्टेज पर आकर खड़े हो गए थे, क्या उन ऐतिहासिक तथ्यों को झुटलाया जा सकता है? तो फिर जाके क्यों महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाते हैं आप लोग? क्यों आपके नेता जाते हैं महात्मा गांधी के संदर्भ में और उन्हें अपना रोल मॉडल बताने की कोशिश करते हैं? अगर महात्मा गांधी इतनी हिकारत की चीज है, इतना ही नफरत की चीज है, सरदार पटेल की भूलें आपको इतनी भारी पड़ रही हैं, तो क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर आप सरदार पटेल के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं? चौहान साहब, मैं उत्तर दे दूं, मैंने सरदार पटेल को कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बातें मैंने महात्मा जी के संदर्भ में भी कही हैं वो ऐतिहासिक है, उनको कैसे नकारा जा सकता है? और उनसे कुछ भूलें हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके सद्गुण सारे जो हैं वो नजरअंदाज करने वाले हैं और उनके प्रति हमारे मन में दुर्भावना बड़ा उलझन है, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा अगर मैं इस चर्चा में ज्यादा गहराई में चला जाऊंगा। अभी तो बात इस पर करते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि आप इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके द्वारा शासित राज्य की सरकारें हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव पैदा कराने की कोशिश कर रही हैं और इसके माध्यम से वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। वीरेंद्र जी, इस पर आपकी टिप्पणी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी समझ लें और आपके दर्शकों के सम्मुख भी मैं ये बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की जिम्मेदारी वो केवल हिंदुओं की नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना इस कीमत पर कि हिंदुओं के मठ मंदिर छीन लो, उनका अधिकार छीन लो उन्हें प्राप्त करने का, और वक्फ बोर्ड को आप दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज, संसद भवन सरीखी और दिल्ली के हाई कोर्ट सरीखे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हैंडओवर कर दो सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर। भाई साहब, ये तो नहीं चलेगा। सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर देश का विभाजन हो गया, सहन कर लिया। उस समय सहन कर लिया होगा जब हमारी ताकत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए सांप्रदायिक सद्भाव वो वास्तविक सांप्रदायिक सौहार्द हो सकता है, वो नकली सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में अब नहीं बनेगा जिसमें भाईचारा हो और एक भाई दूसरे को खाने की बात करे और दूसरा चुपचाप खड़ा होकर के चारा बन जाए। ऐसा भाईचारा नहीं चलेगा, यह कहना है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का। मुझे आनंद पांडे जी के पास आना है, लेकिन उससे पहले आतिकुर रहमान साहब उस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन को किस दृष्टि से देख रहे हैं जिस कांग्रेस के संदर्भ में यह वातावरण बन गया है कि 55 साल राज करने के दौरान सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इस पार्टी का उद्देश्य रहा। क्या आप मानते हैं आतिकुर रहमान साहब कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अपने आप को समर्पित किया, और कांग्रेस अगर आज इतनी कमजोर, लाचार, विवश दिखाई दे रही है
तो उसकी एक बड़ी वजह उसका अल्पसंख्यकों के लिए खड़ा होना था। या आप मानते हैं कांग्रेस के संदर्भ में यह तोहमत फालतू की है, कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यकों का नुकसान किया, और भाजपा के संदर्भ में तो आपके विचारों से महसूस होता ही है कि अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, विशेषकर मुसलमानों के संदर्भ में भाजपा की सद्भावना नहीं है। अतिकुर रहमान साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह जी ने महात्मा गांधी को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऐसा हमें कभी भी, ठीक है बीजेपी की सोच है, आरएसएस की सोच है, इससे पहले भी कई बार हम सोच चुके हैं, लेकिन आप प्लेटफॉर्म देखिए वीरेंद्र जी, आप किस तरह से महात्मा गांधी को बंटवारे के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, जबकि राम मनोहर लोहिया ने डॉक्टर साहब अपनी किताब में लिखा है, हर एवरी इंडियन लीडर विद द एक्सेप्शन ऑफ द महात्मा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप महात्मा गांधी को जीरो इन नहीं करिए कृपा करके। डॉक्टर साहब, ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, इनके अधिवेशन होते रहते हैं, इनके वादे, इनके इरादे हम जानते हैं। इसमें कांग्रेस से मुसलमानों को कोई लगाव नहीं है। कम से कम मैं अपनी बात करूं, जो लोगों ने कांग्रेस से लगाव रखा आजादी के बाद में, जब तक कि कांग्रेस सत्ता में रही, इसमें भी दो राय नहीं है ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग के कांग्रेस ने और मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, और वोट बैंक के ही राजनीति में कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। अगर आरएसएस का डर मुसलमानों को नहीं दिखाया होता कांग्रेस ने, तो कांग्रेस के पांव नहीं जम सकते थे। उसी प्रकार से जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू का डर आज हमारे प्रधानमंत्री दिखा कर अपने पांव जमाना चाहते हैं, मुगलों को बुरा कहकर के ब्रिटिश ने अपने पांव जमाए। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं कि जब तक कि हम अपने सत्ता के पैर जमाने के लिए दूसरों को बदनाम ना करें, ये हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे सामने है। मैं आ जाता हूं जो आपका केंद्र बिंदु है कि क्या मुसलमानों को कांग्रेस की अपीजमेंट से फायदा पहुंचा? जीरो। फायदा अगर पहुंचा होगा तो कुछ लोगों को जो कांग्रेस से करीब में रहे हैं उनको पहुंचा। हमने देखा सैयद शहाबुद्दीन, जब कभी उनकी कोई मांग होती थी वो चले जाते थे इंदिरा जी के पास, और इंदिरा गांधी उनके सामने टुकड़े डाल देते, वो खुश हो जाते थे। तो ये जो क्रम डालने की पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की। और मुझे एक बात समझाइए ना डॉक्टर साहब, अगर राजीव गांधी जी ने शाहबानो के ऊपर बड़ा हल्ला सुनते हैं बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा, शाहबानो के साथ में जब हिंदू नाराज हुए उसको ठीक करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। किस चीज को अपीजमेंट मानेंगे आप? शाहबानो को अपीजमेंट मानेंगे या ताले खुलवानों को अपीजमेंट मानेंगे? यहाँ पर देखिए सवाल डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ होती है कि मुसलमानों को आप भूल जाइए ना, आप मुसलमानों को भूल जाइए, आप 47 के मुसलमानों को भूल जाइए, 50 के 60 70 आज के मुसलमानों को भूल जाइए। मेरी तकलीफ ये है डॉक्टर साहब कि चाहे कांग्रेस सत्तावादी हो या बीजेपी के सत्तावादी, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सरकार चलाने में असमर्थ हो गए? क्या हम सेक्युलरिज्म के बलबूते पे लोगों को आश्वासित करने में असमर्थ हो गए? क्या हम फेडरलिज्म का गला घोटे बगैर सरकारें चला सकते हैं? हम हिंदू मुस्लिम करे बगैर सरकारें चला सकते हैं? मैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं चाहता डॉक्टर साहब, सिर्फ और सिर्फ वो माइनॉरिटी राइट जो संविधान गारंटी दे रहा है। क्या उसके लिए भी हमको कोर्ट के दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे? हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, ये अतिकुर रहमान साहब का कहना है। पर अतिकुर रहमान साहब, एक विचारवान भारतीय होने के नाते देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अधिवेशन पर आपकी निगाह रही होगी। आपको क्या संदेश मिला इस अधिवेशन से, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, और आपके माध्यम से दर्शकों तक उस दिलचस्पी को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ रोशनी देंगे, क्या महसूस हुआ आपको इस अधिवेशन से? डॉक्टर साहब, मैंने कभी भी कोई चीज छुपे तौर पे, क्योंकि कोई राजनीतिक दल से मैं कभी जिंदगी में जुड़ा नहीं रहा, और मुझे कहने में भी ये परेशानी कभी भी नहीं हुई कि एक बड़े शैतान से बचने के लिए हम छोटे शैतान को मार पीट के ठीक ठाक कर लेंगे। जो बीजेपी और आरएसएस का बड़ा शैतान है ये हमारे आपे के बाहर है।
कांग्रेस ने जो गलतियां की, मुसलमानों ने जो गलतियां की, हम कांग्रेस के साथ बैठकर संविधान की कॉपी अपने हाथ में राहुल गांधी जी को दिखाकर हम अपनी मांगे और देश के तिरंगे की जो मान है उसको रखने में हम समर्थ हैं। इतना हमारा कम से कम एक भरोसा कांग्रेस से अभी तक टूटा नहीं। लेकिन बियॉन्ड साल्वेज है बीजेपी आरएसएस, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मुझे माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की परवाह नहीं है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, तिरंगा और फेडरलिज्म की बातें परवाह है, महात्मा गांधी की अस्मिता, बापू की। अदगुर अहमद साहब, आपने मुझसे सिद्धांतों को लेकर बात कर ली, मैंने आपसे जानना चाहा था कि घटनाक्रम पर टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद में 2000 लोग इकट्ठे हुए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए, बहुत सी बातें उन्होंने बोली। मैं समझना चाह रहा हूं कि देश तक वो बात पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर अतीकुर रहमान साहब जैसे जागरूक भारतीय के पास भी अगर कोई बात नहीं पहुंची तो बाकी लोगों के संदर्भ में क्या उम्मीद करूं। तो मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूं, आनंद पांडे जी के पास इसी सवाल को लेकर जाऊंगा कि आप तक अहमदाबाद से कोई संदेश पहुंचा अतीकुर रहमान साहब कि नहीं पहुंचा? डॉक्टर साहब मेरे लिए है जी, आप ही से तो पूछा, आप तक कोई संदेश पहुंचा अहमदाबाद से? कुछ आपको महसूस हुआ कि कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन से हमें यह संदेश मिलता है? डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जी से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इसलिए नहीं है कि वो माइनॉरिटीज का और मुसलमानों का भला करे। मैंने जैसा कि आपको कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकारें मुसलमानों को भूल जाए। मैं चाहता नहीं हूं कि मुसलमानों के लिए कोई सरकार कोई वादे करे ताकि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगे तुष्टीकरण का, अपीसमेंट का, फलाना ढिमका। आप कॉन्स्टिट्यूशनली देश को चलाइए ना। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी आरएसएस बियॉन्ड साल्वेज है। राहुल गांधी ने जो मैसेज दी है आज हमारे अहमदाबाद से, हम पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। पूरी तरह से मुसलमान अपनी शर्तों पर, और शर्तें कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये हमारा वादा है। तो कुल मिलाकर मुसलमानों में विश्वास कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति पैदा हुआ है अधिवेशन से, ऐसा महसूस अतीकुर रहमान साहब को हुआ है। पर अब मैं आता हूं आनंद पांडे जी के पास। आनंद पांडे जी, 6 दशक बाद गुजरात पहुंची है कांग्रेस अधिवेशन को लेकर। तमाम मीडिया समूह इस अधिवेशन के आयोजन को इस रूप में देख रहे हैं कि 2027 में चुनाव होना है गुजरात विधानसभा का, उसको जीतने की खातिर गुजरात पहुंचे हैं। 2029 का रोड मैप यहीं से निकलेगा, इसकी भी बातें मीडिया में हो रही थी। पर अतीत में 2 आयोजन हुए कांग्रेस पार्टी के, एक उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और एक रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इससे पहले वाला। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत जी उदयपुर के चिंतन शिविर के संदर्भ में आप भगत में लगे थे कांग्रेसियों के, और रायपुर में भूपेश बघेल जी बतौर मुख्यमंत्री आप भगत में लगे थे। और दोनों आयोजनों का हर्ष यह हुआ कि जब चुनाव हुए तो राजस्थान में भी कांग्रेस निपट गई और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस निपट गई। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अधिवेशन का आयोजन जीत की उम्मीद जगा देता है क्या? इस बार आनंद पांडे जी को दृष्टि है, लगातार गुजरात में खारिज हो रही कांग्रेस इस अधिवेशन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के चमत्कार को खत्म कर देगी। आनंद जी, ऐसी कोई उम्मीद आपके अंदर जागी? हिमांशु जी, देखिए 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो ये, कुछ बातें सैद्धांतिक होती हैं, सिद्धांत में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब व्यवहार में तब्दील होती हैं, इसको बोलते हैं हम आइडिएशन और एग्जीक्यूशन जी। तो कांग्रेस के आइडिएशन, हो सकता है आइडिएशन बहुत अच्छा हो, उदयपुर में जो उन्होंने कहा, रायपुर में उन्होंने जो कहा, और अब जो कह रहे हैं, बहुत अच्छे जुमले, बहुत अच्छी तर्जनी, बहुत अच्छे वाक्य विन्यास, क्या न्याय पथ, संघर्ष, संकल्प, तमाम चीजें हो सकती हैं समर्पण आपके। लेकिन ये आइडियाज जो हैं आपके, ये कितने एग्जीक्यूट होते हैं, धरातल पे कितने उतरते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप गुजरात के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अच्छा है, मैसेज जा सकता है, बिल्कुल सही बात है कि 64 साल बाद जो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सबसे ताकतवर जमीन वहां पे उनकी कर्मभूमि रही है, वहां पे जाके आप अधिवेशन कर रहे हैं, तो इसका एक मैसेजिंग आपका देने का शायद ये पर्पस आपका हो सकता है। क्योंकि हम भले ये माने कि जो आरएसएस की प्रयोगशाला है उसको मध्य प्रदेश माने, है ना, लेकिन इसके बावजूद जो जितनी ताकतवर बीजेपी गुजरात में है उतनी शायद अभी देश में किसी दूसरे राज्य में नहीं है। तो वहां पे जाके आप अगर अपना अधिवेशन 64 साल बाद कर रहे हैं
तो इसका एक मैसेज जा सकता है और जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा कि आईडीए को आप एग्जीक्यूट कितना कर पा रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको हिमांशु जी एक बात और आपसे करना चाहूंगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं हूं, इतिहास की मेरे को उतनी ही जानकारी थी जो हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो जितना हमने उसमें पढ़ा, इसके सिवा ज्यादा तो बतौर इतिहासकार आपसे कोई बात नहीं करूंगा, हमें बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, मैं आपसे बतौर पत्रकार बात करूंगा। देखिए सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, दो शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द इस टाइम हिंदुस्तान की पूरी राजनीति घूम रही है और वहां पे कांग्रेस बुरी तरह भ्रमित है। पहला शब्द है वो गठबंधन और दूसरा शब्द है आज की तारीख में, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, जातिगत जनगणना। अब मुझे लगता है कि शायद गठबंधन का जो एक भ्रम था, गठबंधन का जो वो था, उससे कांग्रेस शायद बाहर आ रही है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अभी हालिया जो दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा और ये मुझे लगता है शायद कांग्रेस को मालूम था कि अगर हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी हमको बुरी तरह हारना है और मिलकर लड़ेंगे तो भी हमको हारना है। लेकिन उसके सामने टारगेट ये था कि बीजेपी को रोको। हालांकि बीजेपी को रोक नहीं पाए, वो दूसरी बात है। लेकिन ये क्योंकि आप देखिए, अगर आप इसको गठबंधन की राजनीति में, इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि पिछले 3-4.5 दशक की हमारी जो हिंदुस्तान की राजनीति है, 3 दशक की, वो पूरी गठबंधन के इर्द गिर्द घूम रही है जी। कभी भी कोई अपने दम पे कोई पार्टियां कितना सरकार बना, या तो एनडीए होती है या यूपीए होती है और अब सरकारें चल रही हैं। तो कांग्रेस के सामने बड़ा ये संकट। अच्छा आप ये भी देखिए साथ में हिमांशु जी कि जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ के हमको स्टेट पकड़ लें, यहां सब जगह दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी कहीं निकल के खड़ी हो गई, बसपा कहीं निकल के खड़ी हो गई, आरजेडी कहीं निकल के खड़ी हो गई। तो इन पार्टियों ने कांग्रेस की जमीन पे अपने आप को खड़ा किया है। तो ये बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और निकल रही है शायद। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जातिगत जनगणना की। अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, तब वहां मोहन भागवत जी ने बोला, संघ प्रमुख ने बोला कि साहब हिंदुओं को एक होना चाहिए, उनका कुआं, उनका शमशान घाट, उनका मंदिर। बोलता हूं राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। आपकी धारणा क्या है आपके बारे में? तो अब एक धारणा ये खड़ी हो रही है, सही है गलत है मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं फिलहाल, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा धारणा खड़ी हो रही है कि बीजेपी हिंदुओं को एक रखना चाहती है और कांग्रेस हिंदुओं को तोड़ रही है। मुझे लगता है ये एक बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। वो ओबीसी की बात करती है कि ओबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा है, जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन इससे सीधा सीधा ये मैसेज जाता है और ये मैसेज अगर जाता है नहीं जाता, संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी की, देखिए साहब ये तो तोड़ रहे हैं, ये तो हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। आनंद जी थोड़ा सा और विस्तार दें। भाजपा हिंदुओं को जोड़ रही है और मुसलमानों के बीच में तोड़ रही है। ये पसमंदा मुसलमान जो खोज कर निकाला, दलित मुसलमान जो खोज कर निकाला, इसके संदर्भ में भी कोई दृष्टि जाएगी आनंद पांडे जी की? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ये बहुत बहुत अच्छा आपने बोला। पसमंदा मुसलमान देख लीजिए आप पूरे उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप हरियाणा को जानते हैं, आप बिहार को देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है पूरा पसमंदा में। ये तो नहीं, शिफ्ट जैसा शब्द तो बड़ा शब्द हो जाएगा कि शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा झुकाव तो उसका भी दिखाई दे रहा है ना। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ हिमांशु जी, ये देखने वाली बात है। अब कांग्रेस के सामने यही चैलेंज है कि अगर वो ओबीसी की बात करती है, फिर जो आज की बात, आज के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के संदर्भ में, तो वो जो बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र में, आप देखिए कितना सामान्य वर्ग का बच्चा भी है जो वो भी कितना परेशान है। पूरी दुनिया मीडियोक्रेसी पर नहीं जा रही है साहब, आजकल आपको टैलेंट की बात चल रही है पूरी दुनिया में। आपको ट्रेंड वार चालू हो गया है, अमेरिका कुछ कर रहा है, चाइना कुछ कर रहा है, आपको उस परिप्रेक्ष्य में। और अभी हम पड़े हुए हैं, सरदार पटेल ने क्या बोला, इनने क्या बोला, उनने। तो मुझे लगता है कि शायद अभी कांग्रेस बहुत भ्रमित है, उसको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि दिल्ली में उनको मालूम था कि नुकसान होगा, लेकिन उसके लिए तैयार थे वो। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि ये सब चीजें समझनी पड़ेगी और इसके सिवा एक बात और मैं कहना चाहूंगा। देखिए हम अच्छा बोले बुरा बोले, आरएसएस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि एक वैचारिक अभिभावक बीजेपी के पास है। आज भी क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मन से बीजेपी अध्यक्ष बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। क्या हो रहा है वो विषय बिल्कुल अलग है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं फिलहाल। लेकिन देखिए वहां पे चूंकि आरएसएस का बहुत बड़ा सपोर्ट है, नड्डा साहब ने बोला, उसके बाद इलेक्शन में नुकसान हुआ, उसके बाद अभी गए मोदी जी मिलने के लिए, तो आप रीढ़ की हड्डी तो हम बोलेंगे कि आरएसएस है उनके पास। तो क्या ऐसा कोई संगठन कांग्रेस के पास है जो कांग्रेस के पास ये संगठन है? एक बात में और दृष्टि चाहिए आनंद जी आपकी, फिर मैं वापस शैलेश त्रिवेदी जी के पास आना चाहूंगा। क्या कांग्रेस को एहसास हो गया कि नेहरू
और गांधी, और गांधी से आशय राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ना कि महात्मा गांधी। गांधी नेहरू परिवार की जब बात आती है तो वो वस्तुतः इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू परिवार के संदर्भ में बात आती है। उसके बूते बेड़ा पार नहीं होगा, ये कांग्रेस को समझ में आ गया है। इसलिए कांग्रेस ने अपने उन नेताओं को इतिहास के पन्नों से निकालने की कोशिश शुरू कर दी है जिनको भाजपा सुनियोजित तरीके से छीन ले जा रही थी। कांग्रेस ने फैसला लिया है, हम सरदार पटेल की देश भर में 150वीं जयंती मनाएंगे। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दिखे। क्या कहते हैं आनंद जी? भाजपा जिसने मेहनत के साथ एक वातावरण देश में गढ़ने में सफलता हासिल की कि यह देश केवल नेहरू गांधी परिवार की बपौती नहीं है, इस देश में महानायक केवल इंदिरा, राजीव और नेहरू नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने इसको समझते हुए नए सिरे से अपने आप को निखारने की कोशिश शुरू की है। आनंद जी, देखिए ये कोशिश हो सकती है। इसके आपके सवाल के जवाब में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है, देखिए ये विडंबना है, कांग्रेस की बहुत बड़ी विडंबना है। जितना मैंने कांग्रेस को देखा नजदीक से, जितना मैं पिछले 30 साल की पत्रकारिता में अपना समझ पाया हूं, कांग्रेस अगर गांधी नेहरू परिवार का नाम ना ले तो भी संकट है उसके सामने। आप ये देखिए किसको अध्यक्ष बनाओगे, किसके अम्ब्रेला के नीचे खड़ी होगी कांग्रेस, किसके अम्ब्रेला के नीचे चिदंबरम भी खड़े हो जाएंगे, अशोक गहलोत भी खड़े हो जाएंगे, दिग्विजय सिंह भी खड़े हो जाएंगे और तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। तो उनको वो अम्ब्रेला ढूंढना पड़ेगा, और जब भी अम्ब्रेला ढूंढते हैं, वो छाता ढूंढते हैं, तो सिर्फ उस पर दिखाई देता है गांधी नेहरू, वो चाहे राजीव गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी की हम बात करें, तो वो एक विडंबना है। दूसरी बात ये देखिए, आप भी देख रहे होंगे, देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसलिए बात कर रहा हूं मैं कि पूरे यहाँ पे 2000 से यहाँ पे बीजेपी का काम कर रही है, एक पूरी पीढ़ी ऐसी खड़ी हो गई है जिन्होंने देखा ही नहीं है कि कांग्रेस होती क्या है, कांग्रेस होती क्या है। 10 साल तो सेंटर में ही होगा बीजेपी को, तो एक पूरी पीढ़ी खड़ी हो रही है। तो मेरा यह कहना है कि आप यंग लोग से बात करिए, आज आप यंग बच्चों से बात करिए। मैं आपको दावा करके बोल रहा हूं हिमांशु जी कि इमरजेंसी के बारे में भी आज के यंग बच्चे बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। शायद एक आध लाइन, 2 लाइन बोल पाए तो बोल पाए। तो क्या आपके ये नेहरू और गांधी और सरदार पटेल, इनके नाम पे अगर आप राजनीति करोगे तो क्या आपको वो वोट भी मिल पाएगा? देखिए अल्टीमेटली आपको एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी में मुंडियां गिनी जाती हैं। उन मुंडियों के अंदर क्या है, ये बहस का मुद्दा होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद जो ईवीएम होती है ना, वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी मुंडिया कितने उसके पक्ष में है। तो आपको सबसे बड़ा जो संख्या बल है, संख्या बल आप अपने पास कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आनंद पांडे जी ने एक महत्वपूर्ण दृष्टि दी है शैलेश नितिन त्रिवेदी। उम्मीद ये की जा रही थी कि आप अहमदाबाद से कोई ऐसे फैसले लेंगे, कोई ऐसी बात कहेंगे कि नए लोग आपसे जुड़ेंगे, जो आपसे छिटक चुके हैं वो आपसे जुड़ेंगे। पर आनंद पांडे बता रहे हैं आप तो उस राह पर चले हैं कि जो आपके साथ है शायद वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे। आप जातिगत आधारित जनगणना के संदर्भ में जिस तरीके से दौड़ पड़े हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी तो पूरी तरह से आपसे विलग हो जाएगी। टैलेंट के खिलाफ आप खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की धारणा को आपकी पार्टी के पुरोधाओं ने सिरे से नकारा। राहुल गांधी तो खुद पारिवारिक परंपरा के तहत आरक्षण पाए हुए हैं। क्या टैलेंट के प्रति इसलिए उनकी इतनी नाराजगी है? हिमांशु जी, राहुल गांधी जी की टैलेंट के प्रति कोई नाराजगी है ऐसा मानना गलत है। मैं तो आपके सवाल का उत्तर दूं या मुझ पर जो तितरफे हमले हुए हैं उनका जवाब दूं, ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। कांग्रेस भ्रमित नहीं है, लेकिन मैं भ्रमित हो गया। आपसे थोड़ा सा समय चाहूंगा। हमें अतीकुर रहमान साहब आरएसएस का जन्म देने वाला बताते हैं, और दूसरी ओर भाजपा के सुधी प्रवक्ता हम पर आरोप लगाते हैं कि हम गिद्ध हैं और हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। नफरत की राजनीति कौन करता है? कौन दंगे करवाता है? कौन अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को पीड़ित कर रहा है देश में सब जानते हैं। जो लोग गिद्ध बोलकर उंगली उठा रहे हैं वे याद रखें कि वे एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां उनकी ओर हैं। और राम और रावण, रावण अभिमानी था,
राम के साथ जटायु थे। जटायु भी तो गिद्ध थे। इस अभिमानी भाजपा सरकार के खिलाफ जटायु नामक युद्ध भी उसी तरह गिद्ध खड़े हैं जैसे राम और रावण के बीच की लड़ाई में जटायु राम के साथ थे। और एक और बड़ी गंभीर बात क्या कहा कि सौहार्द कायम रखने की जवाबदारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, सबकी जवाबदारी है। लेकिन अगर हिंदू बहुसंख्यक हैं तो आजादी की लड़ाई के समय को याद करिए। अब भगत सिंह का नाम लेके झूठ बोल दिया। भगत सिंह को तो पढ़ लेते। भगत सिंह ने नेहरू के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसे तो पढ़ लेते। भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां देश की आजादी की लड़ाई के लिए शहीद हुए थे। और गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में क्या लिखा है भगत सिंह की शहादत के बारे में, चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बारे में, उसको तो पढ़ लेते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक किताब लिखी है। अतीकुर रहमान साहब किताब का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, बिल्कुल सही, वो किताब मैंने पढ़ी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत विभाजन पे एक किताब लिखी है। उस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया था। देश के पहले राष्ट्रपति ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया था। राम मंदिर के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुसलमानों के प्रति ऐसी नफरत की दृष्टि, और आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं हिंदुओं को बांटने का। यह स्वीकार्य नहीं है, इसे स्वीकार नहीं अच्छा किया। एक बार बताओ, बाकी तो ठीक है, मुझे जाना है वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पास, पर आपने अपने आप को राम बताया, जटायु साथ में है। ये जटायु से आपका आशा अतीकुर रहमान जी पर है, देश के मुसलमानों पर है? मतलब कौन है जटायु? अतीकुर रहमान साहब कितने हमारे साथ हैं उनके बयान से साफ झलक रहा था। उन्होंने बयान में साथ होने की बात कही, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके बयान का स्वागत करता हूं। लेकिन ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जो मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे वो चले गए पाकिस्तान, जिनमें ज्यादातर जमींदार नवाब थे। जो मुसलमान देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस के तिरंगे के तहत लड़ा, वही भारत में रुका। और ऐसे मुसलमानों को सांप्रदायिक साबित करने वाली भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। एक बात और कहूंगा, मुगल बादशाहों का जिक्र करना भाजपा की राजनीति और रणनीति का हिस्सा बन गया है। बाबर की बात की, औरंगजेब की बात कर रहे हैं, कभी बहादुर शाह जफर की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पढ़ते सावरकर की किताब 1857 की आजादी की पहली लड़ाई, जिसमें बहादुर शाह जफर ने आजादी की पहली लड़ाई का नेतृत्व किया था। मुगलों के बारे में कुछ बोलने के पहले वो किताब भी पढ़ना चाहिए। अशफाक उल्लाह खां के बारे में भी तो पढ़ना ठीक है शैलेश जी, मैंने पूछा जटायु कौन है, आपने बताया नहीं। जटायु हर वो व्यक्ति है जो अभिमानी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हम है। तो यही जानना चाहते थे बेहतरी चाहता कि कांग्रेस का सहयोग करते हुए कौन मिट जाने वाला है। और जटायु की कहानी तो ये बता दे, कुल मिलाकर जटायु को मरना पड़ा था। शैलेश जी किसके निपटाने के संदर्भ में व्यवस्था कर रहे हैं, बताया नहीं शैलेश जी, उसे आपने जहन में रखे रह गए। लेकिन मैं वीरेंद्र चौहान जी के पास लौट कर आता हूं इस अधिवेशन के संदर्भ में, और आपसे जानना ये चाहता हूं चौहान साहब, कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है, पिछड़ों के संदर्भ में खड़ा होना होगा, पिछड़ों के संदर्भ में हमको देखना होगा। कोशिश आप भी लंबे समय से इसी संदर्भ में कर रहे हैं। पिछड़ा आपको भी बहुत भाया है पिछले एक दशक के अंतर्गत। पिछड़ा, अति पिछड़ा, क्या कहते हैं, आपके लिए मुश्किल बढ़ गई? मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि कांग्रेस तो अभी ब्राह्मण का जिक्र छोड़कर, मुसलमान का जिक्र छोड़कर और पिछड़ों के साथ खड़े होने की सोच रही है, कल्पना कर रही है, सियासत का कोई नया ताना बाना बुनने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों सहित
भारत के समाज के सभी वर्गों के साथ सबका विकास इस मंत्र के साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आती है कांग्रेस की तड़पन, कांग्रेस की जो बेचैनी है वो हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और जल बिन मछली वाली उसकी हालत हो रखी है। वो किसी भी कीमत पर भारत के समाज में विभाजन की रेखाएं खींचकर सत्ता में लौटना चाहती है, जो कि संभव नहीं होगा। मैं दो तीन चीजों को स्पष्ट करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मुगलों का जिक्र करके कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत गर्वोन्नत हो रहे थे। एक बहादुर शाह जफर का नाम लेकर वो मुझे कह रहे हैं कि मैं बाबर आतताई को, हमलावर को भूल जाऊं, मैं अत्याचारी औरंगजेब को भूल जाऊं। इनके सारे काले कारनामों को भूल जाया जाए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की सोच हो सकती है। ये अतीकुर रहमान की सोच हो सकती है कि मुगल शायद इनके पूर्वज हो सकते हैं। हमारे लिए, भारत के बहुसंख्यक समाज के लिए, भारत की मुख्य धारा के लिए मुगल आतताई हैं, आतंकी हैं, विदेशी हमलावर हैं। इस सच्चाई को विषयांतर हो जाएगा चौहान साहब, लेकिन आप एक बात तो बताओ, ये प्रथम स्वाधीनता सेना संग्राम जिसे हम कहते हैं, जिसमें तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, बाबू कुंवर सिंह थे, ये सब कितने देश विरोधी लोग थे ना। देश की सनातन संस्कृति के प्रति कितनी दुर्भावना रखने वाले लोग थे ना। क्योंकि जब इन्होंने देश को आजाद करने की मुहिम चलाई तो कुल मिलाकर इन्हें नेतृत्व के लिए बहादुर शाह जफर ही मिला, जिसके हाथ से तो तलवार भी न उठती थी। क्या कहते हैं आप, उतने ही नाराज जितने कांग्रेस के संदर्भ में दिखाई दे रहे हैं, जितने शैलेश नितिन त्रिवेदी के संदर्भ में दिखाई दे रहे हैं, उतने ही नाराज आप तात्या टोपे से भी है ना, उतने ही नाराज आप लक्ष्मीबाई से भी है ना, उतने ही नाराज आप बाबू कुंवर सिंह से भी है ना। बस थोड़ा सा इसके संदर्भ में रोशनी दीजिए, कितने घटिया लोग थे ना। एक बहादुर शाह जफर मिला था उन्हें नेतृत्व करने के लिए। अगर आप ऐसी अगर डॉक्टर साहब, मैं हंस के कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, अगर आप इन स्वाधीनता सेनानियों को घटिया कह रहे तो आपकी जुबान में कीड़े पड़े। ऐसी वाणी जो स्वाधीनता सेनानियों को घटिया कहती है, उस जुबान को काट देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस को केवल बहादुर शाह जफर दिखे, ये बाबर, अकबर, औरंगजेब और अन्य मुगलों के आतताई चेहरे भुलाना चाहते हैं। दूसरा, इस विषय को छोड़ते हैं, यहां मैं कुछ और प्रश्नों के उत्तर दे देना चाहता हूं। आप इतनी तल्ख टिप्पणी कर दें और उसके साथ में बोले इसको मैं छोड़ देना चाहता हूं। मेरा सवाल था, बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता माना, वो उतनी ही बड़ी गलती है ना। उन्हें एक सनातन संस्कृति का उपासक ना मिला इस देश का नेतृत्व करने के लिए, एक बहादुर शाह जफर ही मिला। इस गलती के लिए उनके संदर्भ में कितनी नाराजगी आपकी है, यह मेरा सवाल है। मेरी जुबान को अगर इसके लिए कीड़े पड़ते हैं तो भी मैं यह सवाल प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान से करूंगा और चौहान साहब से इसका उत्तर भी चाहूंगा अपने सम्मानित दर्शकों के लिए। उत्तर सुन लीजिए। मैंने डॉक्टर हिमांशु जी बहुत विनम्रता से कहा कि मैंने बहादुर शाह जफर के विषय में हल्का बोला ही नहीं, मैंने तो पहले स्पष्टता से कहा। लेकिन बहादुर शाह जफर की आड़ लेकर कांग्रेसी अगर अन्य मुगलों के कुकर्मों को छिपाना चाहते हैं, वो मंजूर नहीं, इतनी सी बात है। मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े सलीके से आपके दर्शकों को गुमराह करने की कोशिश की। पता है क्या कह रहे हैं? सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद जी ने। हां जी किया, कौन इस सत्य को नकारेगा? और जिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद उद्घाटन किया, उनको नमन, उनको प्रणाम। लेकिन जिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब जा रहे थे मंदिर का लोकार्पण करने, इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि इनके नेता, शिखर नेता, देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चिट्ठी लिखकर श्रद्धेय स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण करने जाने से रोकने का प्रयास किया था। दूसरा, मैं राहुल गांधी की लीडरशिप पर और कांग्रेस के कंफ्यूजन पर मुझे बस मुझे इसके संदर्भ में भी थोड़ी बात करनी है आपसे। सम्माननीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एक लोकतंत्र में क्या उम्मीद करते हैं?
क्या एक लोकतंत्र में हमारी ये उम्मीद नहीं रहती है कि असहमति का सम्मान हो, संवाद हो? पंडित नेहरू ने उस आयोजन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति को लेकर अपनी असहमति जताई, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस असहमति को खारिज करते हुए उस कार्यक्रम में शिरकत की। पर इसके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद भी इस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। और किसके द्वारा चुने गए? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। इस देश में लोकतंत्र की ऐसी परंपरा, ऐसी गरिमा के संदर्भ में आज उम्मीद रहती है देश के शीर्ष पर बैठा हुआ शख्स किसी बात पर आपत्ति जता दे और उसको खारिज कर दिया जाए और फिर भी बना रह पाए। क्या इसके लिए हम लोगों ने गुंजाइश छोड़ी है? चाहे वो मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में हो, चाहे मंत्रियों के संदर्भ में हो, और चाहे अन्य शीर्ष पदों के संदर्भ में हो। क्या कहते हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कहां से कहां पहुंच गए हम? मैं ये कह रहा हूं विनम्रता से, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ जाते हैं, उनको नमन कर रहा हूं। कांग्रेस का शिखर नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, वो भारत की मुख्य धारा का निरादर करते हैं। मैं उसकी निंदा कर रहा हूं, उसकी आलोचना कर रहा हूं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं राहुल गांधी पर 2 बातें कहना चाहता हूं बस। कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन में जिन शब्दों की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, उन सारे शब्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी दो मुही बातें करती है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता संविधान की एक प्रतिलिपि लेकर घूमते हैं डॉक्टर साहब, और उस संविधान की प्रति जो उनके हाथ में है, वो लाल जिल्द वाली, उस संविधान की प्रति की भूमिका में यह लिखा हुआ है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के संविधान की आत्मा की हत्यारिन थी आपातकाल में। ये उसको खोलकर पढ़ते नहीं हैं। ये न्याय की बात करते हैं, न्याय पथ की बात करते हैं, लेकिन इनका न्याय केवल अल्पसंख्यकों के लिए होता है, देश विरोधी ताकतों के लिए होता है, आतंकियों के लिए आंसू बहाने के रूप में समाहित होता है। पाकिस्तान से भारत में नरेंद्र मोदी, जिसने देश की संविधान की आत्मा की हत्यारिन कह दिया, लेकिन ये देश भी कैसा है ना, फिर कहेंगे वीरेंद्र सिंह चौहान जी कि ऐसी जुबान को कीड़े लगे। पर उस जनता के संदर्भ में क्या कहेंगे जिसको देश की संविधान की आत्मा की हत्यारिन बताया गया? इस देश ने 1980 के आम चुनाव में उसी इंदिरा गांधी को सराखों पर बिठा लिया। इस लोकतांत्रिक परंपरा को ध्वस्त नहीं हो जाना चाहिए जो ऐसे लोगों को फिरते चुन लेती है। विचार करना चाहिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपको। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत पर हूं। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हो, मुझे आनंद पांडे जी से क्लोजिंग रिमार्क चाहिए, समापन संदेश चाहिए संक्षिप्त में। शैलेश जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नेहरू जी की असहमति के बात करने वाले सज्जन ये क्यों नहीं बताते कि रामनाथ कोविंद जी को और द्रौपदी मुर्मू को बुलाने तक की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई? ये सवाल मैंने उस समय भी खड़ा किया था, इस सवाल का जवाब आया नहीं। दूसरी बात, जो लोग कांग्रेस के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस आजादी की पूरी लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से लड़ी, आंदोलन किया, लेकिन आरएसएस तो मुस्लिम लीग की बगलगीर बन के अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में मदद पहुंचाने में लगी हुई थी। किस मुंह से कांग्रेस पे उंगलियां उठाते हैं ये लोग? किस मुंह से कांग्रेस पे उंगलियां उठाते हैं? अब अतीत के पन्ने ही पलटेंगे तो भविष्य को लेकर बात कैसे करेंगे? भविष्य के लिए हमारे पास आनंद पांडे जी, उनके पास ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। आनंद जी, सीधा सवाल यह है, जो 2000 लोग देश भर से कांग्रेस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि होने के नाते साबरमती के किनारे पहुंचे थे, अधिवेशन हो गया खत्म, सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? क्या ऐसी उम्मीद इस अधिवेशन ने जगाई जिसके आधार पर वो कांग्रेस में नई ऊर्जा का, नई उम्मीद का संचार कर पाएंगे? या इस मोर्चे पर कांग्रेस संदेश दे पाने में चूक गई? कोई ऐसी नई बात नहीं जिसके आधार पर उम्मीद जागे भविष्य को लेकर। आनंद जी, आपकी निर्मम टिप्पणी।
देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो बहुत उससे कहूंगा मैं कि शायद एक जिसको वन लाइनर हम बोलते हैं, आउटकम जिसको हम बोलते हैं कि यार इसका आउटकम क्या निकला, मेरी बात बहुत खराब लग सकती है लेकिन फिर भी जितना मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है उसको 4 बार शैलेश नितिन जी सचिन पायलट का जिक्र कर रहे हैं कि हाँ न्याय पथ बहुत गजब हो, शायद उसकी वजह यह है कि शायद अभी प्रभारी है छत्तीसगढ़ के वो सचिन जी, तो हो सकता है इससे जिस दिन बाहर आ जाएगी कांग्रेस कि मेरे को निजी तौर पे किसी की वाहवाही करना है, किसी की बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ बटरिंग करना है, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब न्याय पथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वन लाइनर को निकाल के जा पा रहे हैं, आउटकम को चापाया तो जातिगत जनगणना की बात हो रही है कि भाई ओबीसी अब से चिटक गया है तो उसको हम कैसे लाएं। आखिरी बात बोलूंगा हिमांशु, देखिए हम सबने इतना साइंस पढ़ा है, न्यूटन का पहला लॉ हम सबने पढ़ा हुआ है। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? कहता नहीं कोई भी वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी या गतिमान बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। अगर यहाँ वस्तु की जगह में बीजेपी कर लें तो बीजेपी जब तक रहेगी सत्ता में जब तक उससे ज्यादा ताकत है। विकल्प की दुनिया है पूरी राजनीति में, खास तौर से आप कोई अपना एडिटर बदलना चाहते होंगे आईएनएस में, कोई सब एडिटर बदलना चाहते होंगे आप आईएनएस में, इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं कि आपको उसका विकल्प नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन विकल्प मिल जाता है आप उसको बदल देते हैं, हम बदल देते हैं, सब जगह यही होता है। सारा खेल विकल्प का है। जिस दिन जनता को लगेगा कि हाँ ये विकल्प खड़ा हो गया है उस दिन हो सकता है ये बीजेपी भी जो आज बहुत ताकतवर नजर आ रही है वो सत्ता के मैदान से बाहर हो जाए। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है कि कांग्रेस को अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना है। क्या इस अधिवेशन से कोई ऐसी बात निकली है जिससे देश मजबूर हो सके इस बात पर विचार करने के लिए कि भाजपा के मौजूदा स्वरूप के मुकाबले कांग्रेस बेहतर विकल्प है? आने वाला समय इसका उत्तर देगा। मैं जाति आधारित जनगणना की बात, वही पिछड़ा वही अल्पसंख्यक, इसके बूते पर बात बन जाएगी, या नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के मुकाबले राहुल गांधी एक बेहतर संभावना है, इसकी कोई उम्मीद कांग्रेस जगह पाएगी? अगर जगह लेगी तो जैसा आनंद पांडे जी ने कहा है जनता के स्तर पर कोई ना कोई करिश्मा हो जाएगा, उस करिश्मे का इंतजार कर लेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। कमाल का शेर हमें मिला है, कांग्रेस को समर्पित हमारा आज का ये शेर है। हमारा शेर ये कहता है कि परवरिश होगी अगर चिरागों की तूफान में, परवरिश होगी अगर चिरागों की तूफान में, खुद हवा आकर देगी सलामी उनकी शान में। अस्तबल में झांकने से कुछ नहीं है फायदा, अस्तबल में झांकने से कुछ नहीं है फायदा, नस्ल घोड़ों की दिखेगी रेस के मैदान में। आरिफ सैफी ने क्या कमाल की बात कही है। कांग्रेसियों को बयानवीर होने के स्थान पर जमीन पर अपनी मौजूदगी और ताकत दिखानी होगी। जनता का मन जीतेंगे तो कांग्रेस सत्ता की जंग जीतेगी, जनता का मन ही हारते रहेंगे तो सत्ता की जंग क्या खास जीतेंगे? विचार करे कांग्रेस। और हमें दीजिए कल मिलेंगे उस विषय के संदर्भ में जिसका हमने वादा किया था। राज्यपाल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले पर बात करना देश के लिए जरूरी है। हम करेंगे, कल इंतजार कीजिएगा हमारी उस चर्चा का। और अभी दीजिए याद, सादा प्रणाम।